हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। सब दशहरा मना रहे हैं क्या? दशहरा जरूरी है। अच्छी बात है। चलिए तो देखिए, एक ऐसा है जो मैं कुछ अभी बताऊंगा, एक आध लाइन जो शायद आपको अच्छा ना लगे। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है कि मुझे मेरी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्लास, ये चैप्टर के साथ ही एंड हो जाएगा। मतलब सैटरडे के बाद ये क्लासेस मैं नहीं ले पाऊंगा। कहते हुए ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। सुन लो। ये भाई, तुम इसके लिए इसके लिए आपसे दो लोगों से मिलना है। सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो। देखिए, मैं सुने सुनो तो। कोई बात नहीं, पहले सुन लो, उसके बाद अपनी। पहले सुन लीजिए। मेरे लिए भी शॉकिंग था, ऐसा चेंज करना मेरे लिए भी बड़ा वो नहीं होता है। लेकिन अब देखो, हम तो एक सिस्टम के पार्ट है ना। हमें तो जो कहा जाएगा वही किया जाएगा। बट सुनो, सुनो, एक सुन लो ध्यान से। दैट अब क्या सही है क्या गलत है इसमें नहीं पढ़ते हैं। एक चीज है आपको इसके रिगार्डिंग। आप जानते हो अंकित जो बाहर बैठे हैं, आप उनसे एक बार मिल लीजिएगा जरूर। और जो राघवेंद्र एक करके हैं इधर जो रहते हैं, उनसे आप मिल लीजिएगा। राइट। मेरे हाथ में ये अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। सो दिस इज अ इशू, सो दिस इज अ इशू। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि हाँ, क्यों नहीं, कैसे नहीं, उन सब चीजों में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ाने वाले लोग हैं। जहां बोलोगे वहां पढ़ा देंगे, वैसा टाइप है। सो दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ चैप्टर। 3 टॉपिक और बचा हुआ है। मेरे को बहुत दिन से पता था, बट मैं आपको नहीं बता रहा था। रीजन कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा बीच में। राइट। बट अब चूंकि लास्ट वीक है, हाँ, तो आप ये जितनी भी आपकी इश्यूज हैं मन में, वो अच्छी इश्यूज हैं। लेकिन इसको सही कंसर्न अथॉरिटी के सामने रखिएगा। वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, जो आप कह रहे हो वो रॉन्ग है, गलत है। बट एक बार आप जरूर अंकित और मिस्टर राघवेंद्र जी से एक बार बात कर लीजिएगा। अभी मैं हूं, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा। अभी मैं हूं। आई राइट। सैटरडे को नहीं, मतलब अब 2 ही लेक्चर का बचा हुआ है काइंड ऑफ, तो इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं, कल तो हूं। इसलिए आप आराम से, इसलिए बता दिया यार कि झटका देके आपको ये ना लगे कि मैं कल लेके चला जाऊं। राइट। तो एकदम शॉक ना लगे, शॉकिंग तो होगा। अरे बंद बंद ना करो भाई, रुक जाओ। तो अब इसका इशू है, अब इसको सॉल्व करना है। राइट। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगर आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे, मैं एक सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। सॉल्यूशन ये रहेगा, मेरे अधिकार क्षेत्र का सॉल्यूशन ये है कि आप अगर सुबह आके पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलाउ करवा सकता हूं मॉर्निंग, क्योंकि मेरे पास वही बैचेस हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसमें कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे इशू से बाहर है, मेरे क्षेत्र से बाहर है। और इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके बोल रहा हूं, नथिंग टू हाइड। राइट। कुछ ऐसा छुपाना नहीं है, कुछ वो नहीं है, सबके सामने है। राइट। तो सिस्टम को लगता है कि मुझे ऑनलाइन में ज्यादा समय देना चाहिए, तो मैं उधर शिफ्ट हो रहा हूं। और आई एम रियली सॉरी, मेरी तरफ से मैं जितना सॉरी बोल सकता हूं, क्योंकि जब मैं डे 1 पे आया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं सारा पढ़ाऊंगा। राइट। हाँ। आई अभी अब ये जितना भी, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कोई बात नहीं, अभी जो टॉपिक है पहले उसको पढ़ते हैं। सिस्टम की बातें। अब मेरे मेरे अधिकार क्षेत्र की जो स्टेटमेंट्स थी, देखो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो भी हो, एक बार आप बात कर लीजिएगा और मुझे मुझे अपने आप इंफॉर्मेशन पता लग जाएगा। ठीक है। तो चलिए, एक और चीज। यार
अगर यही नहीं पढ़ोगे तो सिलेबस कैसे होगा? पहले ये तो पढ़ लो। आप लोगों का हक है, आप लोगों का हक है, आप लोगों का कंसर्न लोगों का नाम बता दिया है, कंसर्न लोगों से बात कर लीजिएगा बिल्कुल, और सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मुद्दा है, सॉल्यूशन हो जाएगा। एक जो भरोसा मैं दिला सकता हूं कि जो मेरे बाद आएगा शायद और अच्छा है, राइट? तो ये सारी चीज देखो, मुझे क्या है, मैं एज अ टीचर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, सुनिए। एज अ टीचर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो सुबह बुलाओ, शाम बुलाओ, पढ़वा लो, बट मुझे तो पढ़ाना है। वो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आज बहुत ज्यादा तेज बोलने का मन नहीं कर रहा है, सुन लो भाई, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो भाई, सुन लो। जो भी बातें हैं क्लास के बाद कर लेंगे, है ना? दो लोग कंसर्न लोग हैं, मैं कल हूं यहां पे, और मैं सेंटर पे तो आ ही रहा हूं। इस बैच के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, तो थोड़ा सा बुरा तो है, बट क्या कर सकते हैं। आप आप जो, अरे यार, बस ठीक है, आ गए आ गए। देखो, अब सुन लो, अब पढ़ लो। अब आज की टॉपिक तो एटलीस्ट पढ़ लेते हैं। जो था वो मैंने बता दिया, एज इट इज क्रिस्टल क्लियर बता दिया। ये नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे कैसे होगा? ये तो पढ़ लो। हाँ, हाँ भाई, अब शांत हो जाइए। शांत, 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 शांत। भाई अगर ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा? पहले मुझे तो मेरी बात तो बोल लेने दो। आपकी, आपको, सुनिए, आप आप चाहो, सुनो तो, 2 मिनट दो, बैठो बैठो, 2 मिनट दो, बैठो बैठो बैठो, मैं बोलने का मौका दूंगा, बैठ तो जाओ। सुनो, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया। मैं सडन कल को नहीं आता, फिर आपको दिक्कत होता, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया बड़े, और मैं तरीके से सारे काम करने पसंद रखता हूं, तो यही होगा, राइट? आप अभी वाला पढ़िए, उसके आगे के लिए सिस्टम से एक बार जरूर बात करिएगा। अब ये अब ये वाला पार्ट जरूर एक बार बात कर लीजिएगा। हाँ सुनो, अब सुनो सुनो सुनो। हाँ, एक सेकेंड, उसकी बात सुन ले तो, पहले सुन लो। अच्छा पहले सुन लो। हाँ भाई, क्या? हाँ, कुछ तुम सुन तो लो, अच्छे पॉइंट्स हैं। हाँ ट्रू, ये भी ये भी बात सही है कि यार B3 वाले बैच में ही क्यों हो रहा है। ट्रू, ट्रू, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका, ट्रू। अच्छा, अब आप शोर नहीं मचाओगे। मैं बताता हूं उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन सुन लो, एक लाइन का। ये दो लोगों से आप लोग, ये लोग दो लोगों से आप लोग बात कर लीजिएगा, और बात करने के बाद सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया, सॉल्यूशन निकलेगा। इसका एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन तो ये है कि अब यार देखो, तो आप लोग एक बार बात करेंगे ना, आप लोग एक बार बात करेंगे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, टीचर चेंज नहीं होगा, सिंपल है, हो गया।
आप लोग बात कर लेना, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए, आप शांत 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 शांत, हाँ शांत, शांत हो जाइए, शांत। आपको, अरे रुको, अच्छा ओके, ओके। अच्छा, कई लोगों का डिमांड है कि अभी बात कर लेना चाहिए, ऐसा। पहले मैं आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाऊंगा, उसके बाद, उसके बाद यहीं पे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, क्लास में बात कर लेंगे। अब शांत, अब शांत, शांत, बैठ जाओ। यार देखो, जब आप पढ़ने आए हो, पढ़ने आए हो तो पढ़ लो। एक काम करो, एक काम करो, दो लोग हैं, अंकित और राघवेंद्र, आप उनसे एक बार मिल लो।
क्रांतिकारी हो भाई, क्रांतिकारी लोग हो तुम लोग वैसे। हाँ, कूदना पड़ा है। ये है बिहार, ये है बिहार की धरती। चलो भाई चलो बैठो, सत्याग्रह तुम्हारा सफल हुआ। हाँ सुनो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको, आप सब लोग पढ़ लो भाई, जिस चीज के लिए लड़ रहे थे वो तो पढ़ो। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रेजोनेंस पढ़ाया था, है ना? और रेजोनेंस से मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो बड़े आसानी से। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा करोगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, कैसा भी रेजोनेंस का क्वेश्चन हो, है ना? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बड़ी सिंपल तरीका है। उससे पहले भी एक बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है। शांत शांत। उससे पहले भी हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका पढ़ा है। रेजोनेंस से पहले कौन सा तरीका है? रेजोनेंस से पहले भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका पढ़ा हुआ है, कौन सा है वो? एमओटी से निकालना है। और एमओटी में हमने पढ़ा हुआ था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, O2 N2 B2 ये सब टाइप के। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के हमने दो तरीके पढ़ लिए, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, और फिर हमने पढ़ लिया सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा से। अगर रेजोनेंस हो रहा है, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास रेजोनेंस नहीं हो रहा है, डाई एटॉमिक का पूछा हुआ है, O2 N2 B2 C2 ऐसा पूछा हुआ है, तो आप क्या निकालोगे? O2 N2 पूछा हुआ है तो आप एमओटी से निकाल लोगे। रेजोनेंस पूछा हुआ है तो सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा निकाल लोगे। अब बॉन्ड ऑर्डर वापस कंटिन्यू होगा, बट एक टॉपिक के बाद। बॉन्ड ऑर्डर दो हमने बता दिया है, दिमाग में रखना है, वापस कंटिन्यू होगा दो टॉपिक के बाद, क्योंकि इन दोनों टॉपिक का उसमें इस्तेमाल है। अब वो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिखेगा बट होगा। पहला टॉपिक का नाम है बैक बॉन्ड, बहुत आसान सा टॉपिक है, दो कंडीशन दो लाइन में बैक बॉन्ड आपको समझ में आने वाला है। और फिर आपको पढ़ना है बनाना बॉन्ड, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, यहां तो है ही, साथ साथ में आपको पी ब्लॉक में बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपने हाइपोवैलेंट कंपाउंड पढ़ा है ना लुईस थ्योरी में? तो लुईस थ्योरी में जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम थे, उनको हम हाइपोवैलेंट बोल रहे थे। अब हाइपोवैलेंट तो अनस्टेबल होता है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो कैसे स्टेबिलिटी पाता है उसको हमें पढ़ना है। हाइपोवैलेंट भी फाइनली स्टेबल कैसे होता है वो हमें पढ़ना है, और वो दो तरीके से होता है। तो जो हाइपोवैलेंट है, क्या उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है? 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तभी तो हाइपोवैलेंट बोला, और हाइपोवैलेंट बोल दिया तो ध्यान से समझना, क्या इसको मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकता हूं? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो हाइपोवैलेंट बोलो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलो, एक ही बात है। एनसीईआरटी ने इसके लिए वर्ड यूज किया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे कंपाउंड्स जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दो तरह से बेटा अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है और स्टेबल होता है। पहला तरीका है आपके पास बैक बॉन्डिंग का, पहला तरीका आपके पास है बच्चों बैक बॉन्डिंग का, और दूसरा तरीका है आपके पास बनाना बॉन्डिंग का। पहला तरीका आपके पास बैक बॉन्डिंग का है और दूसरा तरीका बेटे आपके पास बनाना बॉन्डिंग है। बनाना बॉन्डिंग को ही ब्रिज बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब एक एक करके सबको समझने वाले हैं अच्छे से डिटेल में, लेकिन यही दो तरीके हैं जिससे एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड फर्दर स्टेबल होता है। यही दो तरीके हैं जिससे इलेक्ट्रॉन की जहां कमी है वो अपने आप को स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन वापस से उसको मिलता है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है बेटे बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों का इस्तेमाल आता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट इसका इस्तेमाल आएगा, इसका एप्लीकेशन आएगा बॉन्ड एंगल में, बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड एनर्जी में। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि हाइपोवैलेंट में कैसे स्टेबिलिटी आती है। होना तो अनस्टेबल चाहिए, ऑक्टेट नहीं है, तो अब ऑक्टेट से कैसे स्टेबिलिटी आती है एक एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया BF3। अब BF3 में जो बोरोन है अपना, बोरोन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? तो बोरोन के पास बच्चों 3 बॉन्ड बन रहे हैं। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 बॉन्ड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब ऑक्टेट इनकंप्लीट है, ऑक्टेट की कमी है। अब ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो कुछ करके कंप्लीशन तो चाहिए, कुछ तो करेगा जिससे कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन बच चाहिए ताकि ऑक्टेट हो जाए। ऑक्टेट का मतलब 8। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस बोरोन के पास बस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करता है, अपने सराउंडिंग में पड़ोसी के पास दिखता है क्या मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है। जब फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है उसके पास 3 लोन पेयर होता है। तो बोरोन क्या करेगा, पड़ोसी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बोरोन के पास पहले से 3 बॉन्ड बने हुए 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से चाहिए, तो सबसे पहले नजर कहां जाएगी बेटा, पड़ोसी के पास। और पड़ोसी के पास अगर आपके पास लोन पेयर दिख गया तो क्या ये लोन पेयर आगे डोनेट हो जाएगा, क्या ये लोन पेयर डोनेट हो जाएगा। सिमिलरली भाई यहां भी तो लोन पेयर है, इस फ्लोरीन में क्या कमी है, यहां भी तो लोन पेयर है, इस फ्लोरीन में क्या कमी है। तो देखोगे ध्यान से, या तो ये वाला फ्लोरीन अपना लोन पेयर देके 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, या तो बच्चों ये वाला फ्लोरीन अपना देखो लोन पेयर दे देगा और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, या तो बच्चों नीचे वाला जो है वो वाला फ्लोरीन अपना डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तीनों में से कोई भी फ्लोरीन, तीनों इक्वली हैं, तो कोई भी फ्लोरीन अपना लोन पेयर दे देता है और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन मुझे बताओ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो है भाई, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बोलेंगे। तो इसको बैक बॉन्ड अलग से क्यों बोल रहे हैं, व्हाई इट इज बैक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं है ये। पाई डोनेट कर रहा है, नहीं पाई क्यों डोनेट कर रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। हां यही एक्चुअल डिफरेंस है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने अमोनिया से NH4+ बनाया था तो क्या हमने यही किया था, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ H+ में लोन पेयर डोनेट कर दिया था, यही था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है, यहां तो बेटा सिग्मा बना हुआ है, हमेशा दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। देखो BF3 में 3 सिग्मा है, अब जो बॉन्ड बनेगा क्या वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल था NH3 और BF3 वाला, कि मेरे पास NH3 में लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास और BF3 में वैकेंट ऑर्बिटल है बोरोन के पास। तो क्या ये NH3 और BF3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते थे। दो अलग अलग स्पेशीज में अगर बॉन्ड बन रहा है, दो अलग अलग स्पेशीज में अगर आपके पास लोन पेयर डोनेट और एक्सेप्ट हो रहा है, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। फिर से, दो अलग अलग, ये वाला अलग स्पेशी था, ये वाला अलग स्पेशी था, दो अलग अलग स्पेशीज में अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहां हो, ये अमोनिया एक अलग है, H+ अलग है, दो अलग अलग स्पेशीज में अगर आपके पास लोन पेयर डोनेट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखना, जैसे मान लो आपके पास वाटर है, वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और H+ इसको सामने मिल गया, तो क्या लोन पेयर है डोनेट कर देगा। क्या दो अलग अलग कंपाउंड में लोन पेयर डोनेट हो रहा है, तो क्या ये H3O+ बन जाएगा, और जो H3O+ बनेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्यों, दो अलग अलग स्पेशीज में आपके पास लोन पेयर डोनेट एक्सेप्ट हो रहा है, दो अलग अलग स्पेशीज में लोन पेयर डोनेट एक्सेप्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अगर सेम ही कंपाउंड में लोन पेयर डोनेट हो रहा होगा, बैक बॉन्ड। दो अलग अलग कंपाउंड में लोन पेयर डोनेट हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम ही कंपाउंड में लोन पेयर डोनेट हो गया, बैक बॉन्ड। सेम ही कंपाउंड में लोन पेयर डोनेट हो जाए, दैट इज बैक बॉन्ड। तो डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड बॉन्ड और बैक बॉन्ड क्लियर होना चाहिए, राइट। डिफरेंस क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है, अभी लिखवाऊंगा इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखो H3O+ में ये बॉन्ड सिग्मा होता है, NH3BF3 का बॉन्ड सिग्मा होता है, NH4+ में चारों सिग्मा होते हैं नाइट्रोजन के। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। बट जो सेम कंपाउंड में लोन पेयर डोनेट कर देगा, एक ही कंपाउंड में लोन पेयर डोनेट और एक्सेप्ट हो रहा है, वो बैक बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड बना है। क्यों पाई बॉन्ड बना रहा है, पहले से सिग्मा बना हुआ है, पहले से सिग्मा बना हुआ है, अब सिग्मा के बाद जो भी बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। पहले से सिग्मा बना हुआ है, उसके बाद जो भी बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। तो देखो यहां पे BF3 जैसे कंपाउंड्स हैं, BF3 जैसे कंपाउंड्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस बोरोन को कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस बोरोन को कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सबसे पहला नजर पड़ोसी के पास जाता है और इसके पास लोन पेयर है, तीनों में से कोई भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, BF3 में जो BF बॉन्ड है, BF बॉन्ड वो सिंगल है या डबल है या क्या है, क्या वो रेजोनेंस की तरह हो रहा है, क्या तीनों ही, देखो ना बाई बॉन्ड तीनों बॉन्ड में घूम रहा है। तो BF3 एक्चुअली ऐसा होता है, BF3 ना सिंगल रह जाता है ना डबल रह जाता है,
पार्शियल डबल हो जाता है, जैसे रेजोनेंस में हमने पढ़ा हुआ है। तो BF3 का बॉन्ड जो है, इट इज नाइदर सिंगल नॉर डबल, इट इज पार्शियल डबल। अच्छा, BF3 को ना ऐसे भी लिखा जाता है, फ्लोरीन पे बेटा बना दिया जाता है डेल प्लस, फ्लोरीन पे बना दिया जाता है डेल प्लस। अब देखो क्यों बनाया डेल प्लस, क्योंकि डोनर है ना, डोनर है तो इसने डेल प्लस, डोनर है तो डेल प्लस, डोनर है तो डेल प्लस। एक सवाल आपसे, बहुत लॉजिकल सवाल है, हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होता है कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, पढ़ा है ना। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, बट पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज अनस्टेबल। तो क्या ये अनस्टेबल है? बट अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई अनस्टेबल हो रहा है, मतलब सॉरी स्टेबिलिटी आ रही है BF3 में, कोई बात नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, बट वो अनस्टेबल तो है ना ऑर्गेनिक के हिसाब से। क्यों ऐसा हुआ भाई? हमने डोनर एटम पे प्लस चार्ज बनाते हैं, फ्लोरीन ने डोनेट किया, डेल प्लस आएगा। कैसे ऐसे हुआ कि ये स्टेबल क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज स्टेबल? तो जो आप लोग लॉजिक सोच रहे हो वही है। देखो दो फैक्टर यहां काम कर रहा है, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ऑक्टेट से स्टेबिलिटी हाईली स्टेबल हो जाता है। ऑक्टेट का जो फैक्टर है स्टेबल करने का वो बहुत ज्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में चार्ज वार्ज कहीं नहीं लगता है। तो माना कि चार्ज अनस्टेबल कर रहा है, ये बात ठीक है कि चार्ज अनस्टेबल कर रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, लेकिन ऑक्टेट की कंप्लीट होने से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके कंपैरिजन में जो उसको अनस्टेबल कर रहा है वो बहुत कम है। तो कभी ऐसा कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन आए कि भाई BF3 में तो अनस्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल होता नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीशन होने से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और चार्ज आने से बहुत कम स्टेबिलिटी कम हुई है, मतलब स्टेबिलिटी कम है, जो गिरावट आया बहुत कम है, स्टेबिलिटी बढ़ी बहुत कम, बट चार्ज आने से स्टेबिलिटी कम बहुत, ओवरऑल तो बढ़ा ही ना भाई। ऑक्टेट से बहुत बढ़ गया और चार्ज से बहुत डिक्रीज हुआ, बहुत कम डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल तो बहुत बढ़ गया ना, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़ गया। तो भले ही वहां पे चार्ज ज्यादा है, बट ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीशन इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट हो जाती है, क्योंकि बोरोन का बेटा ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है और ऑक्टेट कंप्लीशन पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीशन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अब हो गया आपके पास बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आपके पास आ गया बैक बॉन्ड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बैक बॉन्ड कहां होगा? आपने समझ में आ गया बैक बॉन्ड क्या है? बैक बॉन्ड ये है हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स हो जिसके पास ऑक्टेट ना हो, वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है पड़ोसी की मदद से। हाइपोवैलेंट कंपाउंड हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, पहले से अनस्टेबल हो, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है पड़ोसी एटम से, सराउंडिंग एटम से, उसी को क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। सिंपल सी कहानी है। बैक बॉन्ड इज अ केस जहां पे हाइपोवैलेंट कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को गेन करता है विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग एटम या सराउंडिंग एटम। लेकिन BCl3 में यह काम नहीं होता है। भाई क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? साइज बड़ा हो गया तो सुनिए, बैक बॉन्ड का ना, बैक बॉन्ड की कंडीशंस होती है। ऐसा नहीं कि कहीं भी लोन पेयर एक्सेप्टर दिखा और लोन पेयर डोनेट करा दिया, ऐसा नहीं। इसीलिए जानबूझ के मैंने एक ही एग्जांपल लिया और एनसीईआरटी खोलोगे एक ही एग्जांपल मिलेगा बस ये। इसीलिए जब क्वेश्चन बैक बॉन्ड का आएगा तो BF3 में ही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में उससे बाहर दिया ही नहीं बैक बॉन्ड। एक ही क्वेश्चन आ सकता है BF3 का बैक बॉन्ड, दैट्स इट। बैक बॉन्ड होने की कंडीशन क्या है वो समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। बैक बॉन्ड होने की कंडीशन फॉर बैक बॉन्ड, और ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा भी होगा बेटा, बैक बॉन्ड से हाईएस्ट स्टेबिलिटी आती है ना। इंटरमीडिएट की में पढ़ाया जाता है बैक बॉन्ड इज हाईएस्ट स्टेबल। बैक बॉन्ड होने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो डोनर एटम है इट मस्ट बी सेकेंड पीरियड। जैसे ही थर्ड पीरियड का हुआ क्या साइज बड़ा हो जाएगा, और साइज बड़ा हो जाता है तो डोनेट नहीं करता। डोनेटिंग टेंडेंसी छोटे साइज पे होता है। क्यों ऐसा? ध्यान से देखिए, मान लो बेटा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नीचे जाने पे आयोडीन और बड़ा हो जाएगा। भाई लोन पेयर यहां भी है, वही लोन पेयर यहां भी है, वही लोन पेयर यहां भी है, लेकिन क्या यहां पे लोन पेयर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है?
लोन पेयर बहुत ज्यादा घूमने लगा यहां पे, तो डोनेट कम होगा। लेकिन लोन पेयर क्या है, यहां पे वेरी लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आसानी से डोनेट हो जाएगा। देखिए छोटे साइज में, दूसरा लॉजिक सुनिए, पहले दूसरा लॉजिक सुन लीजिए। छोटे साइज में लोन पेयर है, क्या बेटा ये रिपल्सन करेगा? भाई एक छोटा साइज में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या आपस में रिपल्सन करेंगे? लेकिन जैसे नीचे जाओगे, क्या साइज बड़ा हो गया तो रिपल्सन कम हो रहा है। जैसे नीचे जाओगे और साइज बड़ा हो गया तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन और दूर दूर चले गए, तो क्या रिपल्सन और कम हो गया। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो क्या साइज बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और दूर दूर पहुंच जाएगा, तो क्या रिपल्सन और कम हो जाएगा। तो अगर रिपल्सन ज्यादा है तो क्या ये अनस्टेबल है? छोटा साइज का लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है तो क्या अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो डोनेट कर देगा। नीचे जाने पे क्या बेटा स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो डोनेट नहीं होगा। कौन डोनेट करता है? आप बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ में बताया जाता है डोनेट करने की टेंडेंसी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना। ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर आपका साइज छोटा है, रिपल्सन होगा, अनस्टेबल है, डोनेट कर देगा। लेकिन जैसे ही साइज बड़ा हुआ, नीचे जाने पे साइज बड़ा हुआ, क्या रिपल्सन कम हुआ, और रिपल्सन कम होने से क्या स्टेबिलिटी आ गई, और स्टेबल है तो क्यों डोनेट करेगा। तो साइज छोटा होने से बेस बढ़ जाता है। बेस क्या है? डोनेट करने वाला। तो साइज छोटा है तो डोनेट कर देगा, साइज बड़ा है तो डोनेट नहीं करेगा। अब यहां आइए, मैं क्यों बोल रहा हूं कि डोनर एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, क्योंकि छोटा है तो डोनेट कर पाएगा। लेकिन जैसे ही थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड का आया, क्या साइज बड़ा हो गया, और साइज बड़ा हो गया तो क्या रिपल्सन हो गया। रिपल्सन मतलब साइज बड़ा होने से रिपल्सन कम हो गया। अब रिपल्सन कम हो गया तो क्या डोनेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो सेकेंड पीरियड वाले आसानी से डोनेट करेंगे, बट उसके आगे वाले डोनेट नहीं करेंगे। तो जो एक्सेप्टर एटम है बेटा, सॉरी पहले डोनर एटम की बात करेंगे। जो डोनर एटम है, बैक बॉन्ड के लिए मात्र दो लाइन है। डोनर एटम मस्ट बी, कौन सा पीरियड खुद बता दो? सेकेंड पीरियड। मस्ट बी फ्रॉम, कोई पूछे क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे साइज बड़ा हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, और स्टेबिलिटी बढ़ गई तो डोनेट नहीं होगा। लेकिन साइज छोटा है सेकेंड पीरियड वाला, रिपल्सन है, तो क्या आसानी से डोनेट होगा। अच्छा, एक्सेप्टर एटम पे सोच के बताना क्या होना चाहिए। ये डोनेट तो ठीक है, छोटा साइज होगा डोनेट होगा, एक्सेप्टर एटम कैसा हो सकता है? एक्सेप्टर एटम वैकेंट, हाँ वैकेंट और वाइटल होना चाहिए, तभी तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट ही कैसे करेगा? फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा? कोऑर्डिनेट मतलब बैक बॉन्ड कैसे बनेगा? तो एक्सेप्टर एटम के पास वैकेंट और वाइटल, जरूरी नहीं कि वैकेंट पी ऑर्बिटल हो या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल चलेगा। भाई आपको वैकेंट पी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल तो वही है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये सेकेंड पीरियड का भी हो सकता है, थर्ड पीरियड का भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड पीरियड वाले के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसमें और आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक डोनर के पास कंडीशन है कि वो सेकेंड ही हो सकता है, बट एक्सेप्टर दोनों में से कोई भी, या तो सेकेंड हो जाए या थर्ड हो जाए। अब आपका होगा कि सर फोर्थ क्यों नहीं हो सकता? फोर्थ पीरियड का एक्सेप्टर एटम फोर्थ पीरियड का क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, उसमें भी कंडीशन है। मान लो बेटा सेकेंड पीरियड का एक्सेप्टर एटम है, तो क्या न्यूक्लियस पास में है, छोटा साइज है, और न्यूक्लियस पास में है, तो क्या लोन पेयर को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। थर्ड पीरियड का भी साइज माना कि बड़ा हुआ, इसमें भी न्यूक्लियस उतना दूर नहीं हुआ, तो लोन पेयर आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में न्यूक्लियस बहुत दूर हो जाता है, लोन पेयर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, लोन पेयर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो डोनर एटम तो सेकेंड पीरियड का चलेगा, एक्सेप्टर एटम सेकेंड या थर्ड में से कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्टर एटम सेकेंड या थर्ड में से कुछ भी हो सकता है, तभी जाके बैकबॉन्ड होगा, बाकी किसी कंडीशन से बैकबॉन्ड नहीं होगा। एक्सेप्टर एटम मस्ट बी फ्रॉम आइदर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। अब एक बार ना क्विक रिकैप देता हूं, ध्यान से देखिएगा तब लिखिएगा। बैकबॉन्ड क्या होता है? हाइपोवैलेंट कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं पड़ोसी एटम से लोन पेयर लेके। हाइपोवैलेंट कंपाउंड BF3 जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं पड़ोसी एटम से लोन पेयर लेके। इसी को बेटा कहा जाता है बैक बॉन्ड। ठीक है, बैक बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाता है, इनफैक्ट पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है। बैक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता,
बैक बॉन्ड एक वीक बॉन्ड की कैटेगरी में है। आप कहोगे सर वीक बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबिलिटी कैसे आए? ऑक्टेट कंप्लीशन से। दूसरा, ये वीक बॉन्ड तो है, पर देखो ना सिग्मा भी है और पाई और उल्टा अलग से बन रहा है। बैकबॉन्ड क्यों स्ट्रांग हो जाता है? सिग्मा तो है ही, पाई भी बन रहा है। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखो, सिग्मा तो है ही, बैकबॉन्ड की वजह से एक्स्ट्रा और बॉन्ड बन रहा है, इसलिए स्ट्रांग हुआ। बट बैकबॉन्ड बनाता क्या है? सिग्मा बनाता है क्या कभी? नहीं। बैकबॉन्ड क्या बनाएगा? पाई। पहले से सिग्मा है कंपाउंड में, बैकबॉन्ड का काम है ऊपर से पाई बॉन्ड बना देना, पार्शियल डबल बॉन्ड बना देना। ठीक है, तो एक के बजाय अब दो बॉन्ड कर दिया, इसलिए क्या हो गया? बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो डोनर एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, एक्सेप्टर एटम सेकंड या थर्ड पीरियड का हो सकता है। अब इसका ये लिख लीजिए पहले, फिर डेफिनेशन लिखेंगे बैकबॉन्ड का। बैकबॉन्ड में आ जाएगा कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड मिक्स बॉन्ड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड मिक्स बॉन्ड, सॉरी, हाइपोवैलेंट कंपाउंड कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। Hypovalent compound completes its octet by accepting, hypovalent compound completes its octet by accepting lone pair from central atom. Hypovalent compound completes its octet by accepting lone pair from central atom. Oh, sorry, surrounding atom. By accepting lone pair from surrounding atom. इसी को कहते हैं बैक बॉन्ड, इज कॉल्ड बैक बॉन्ड। एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन आया था जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, वो कराता हूं। बैकबॉन्ड से क्या जनरेट होगा? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड? ऑब्वियसली नोट, यही लिख लीजिए नोट। ड्यू टू बैक बॉन्ड पाई बॉन्ड का जनरेशन होता है। ड्यू टू बैक बॉन्ड पाई बॉन्ड जनरेट्स इन कंपाउंड। पाई बॉन्ड जनरेट होता है, नया बनता है। ड्यू टू बैक बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड जनरेट होता है। Due to back bond, pi bond generates in compound. So, partial double bond character. इस वजह से जब बैक बॉन्ड आता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये क्या हुआ? और तुम कहते हो मैं पढ़ाऊं तुम्हारे यहाँ? क्या गधे लोग हैं भाई, तुम्हें मौका मिला है तुम पढ़ लो। बेटा कुछ काम करो ना करो, हरकतें तो रखो सही। डोनर एटम मस्ट बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड, एक्सेप्टर एटम मस्ट बी फ्रॉम सेकेंड या थर्ड पीरियड। चलो चलो पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो, फोकस रखो। फोकस फोकस ऑन द बोर्ड। हो गया? मैं इसमें क्या करूं भाई? जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना वो कराता हूं। हाँ,
बट ये कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। बैकबॉन्ड बनने से, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बैकबॉन्ड बनने से बॉन्ड स्ट्रांग हुआ या वीक हुआ? स्ट्रांग हुआ ना, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। यही एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अभी करवाऊंगा तो लगा के बताना। हो गया ना? या मैंने देखा दशहरा बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, अच्छी चीज, नाइस। उधर नहीं होता यार, नोएडा दिल्ली में ना, पता नहीं क्या वहाँ रोबोट लोग रहते हैं, जब इंसान थोड़ी रहते हैं वहां, तो पता भी नहीं लगता, दशहरा आया गया। तुम्हारे यहाँ तो छुट्टी भी हो रही है इस, नहीं तो मेरी तो ऑनलाइन में लगी है यार, मेरी तो ज्यादा लग गई, और उन्होंने बोला ऑफलाइन की छुट्टी है, ज्यादा लगा देते। फिर मेरी ऑनलाइन में, जिस दिन आपकी शायद 7 तारीख को छुट्टी है, 8 को छुट्टी है, जिस दिन भी पहले दिन छुट्टी है, 9 से 12 है, ओके, उस दिन मेरी 8 घंटे की क्लास लगी है लगातार। मेरी हालत खराब हो जाएगी उस दिन, तो मेरे लिए दशहरा अलग ही है। कहाँ होता है यहाँ पे सबसे बेस्ट? एक्चुअली तो चौराहा है उधर, वहां से कहाँ होता है? चौराहे पे ही होता है, जंक्शन की तरफ। अच्छा, जंक्शन की तरफ, जंक्शन की तरफ कहाँ है भाई वैसा? ग्राउंड राउंड कहाँ है वैसा? रोड पे ही होता है। यहाँ दशहरा मैदान है कोई स्पेसिफिक दशहरा के लिए? गांधी मैदान है, ओके। हाँ, यहाँ तो कुछ भी हो, गांधी मैदान है। मैं आने से पहले पूछा था कि पटना में अच्छा क्या है, बोलते गांधी मैदान। फिर मैं आया, फिर मैंने देखा, और रात के समय में उसमें घूमा। कल बुलेट से घूम रहे थे? अच्छा, बाइक, हाँ, अरे मेरी गाड़ी सर्विसिंग में गई है। हाँ। अरे भाई, तुम क्या रोड पे रहते हो क्या ऐसे, क्या आते जाते दिख दिख पा रहे हो? तो तुम्हें क्या वो ये क्या है? क्या है ये वैसे, मैं समझा नहीं, कुछ नया है क्या, कुछ मीम वगैरह? मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। चलो आ जाओ वापस, बैक बॉन्डिंग हो गया। हाँ, बैक बॉन्डिंग के बाद इसके ना जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, शांत, अब इसका जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलर में पूछा गया है कि बैक बॉन्डिंग से कंपाउंड में क्या क्या इफेक्ट आता है, असर क्या है, इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड में अगर बैक बॉन्ड हो रहा है, शांत, किसी भी कंपाउंड में अगर बैक बॉन्ड हो रहा है तो क्या असर आएगा उस कंपाउंड में, क्या क्या बदलाव आ जाएंगे? तो सबसे पहली बात तो आपने देखा, सिग्मा बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है,
तो सबसे पहला बदलाव आ जाएगा कि बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या मैं उसको इस लैंग्वेज में लिख सकता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड से कहीं वो दो बॉन्ड की तरफ चला गया, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? तो इसको मैं लिख सकता हूं कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। भाई बॉन्ड अगर मजबूत हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी तो बढ़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ता है। अब ध्यान से, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ता है। नेक्स्ट, अब मुझे सोच के बताओ, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा। हाइब्रिडाइजेशन में भाई साहब सिग्मा और लोन पेयर का रोल है, वो पाई बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब आपको फील हो गया कि सर ये तो पाई बॉन्ड बन रहा है, इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा ही नहीं। एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ये है, इसके बाद ना करो जो भी कर रहे हो, अदरवाइज मैं मोबाइल लेके चेक करूंगा और फिर मैं अपने पे उतर जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। जो भी है ना करें, राइट? डोंट मेक मी ब्रिंग, मतलब वहां मत लाओ मुझे, अदरवाइज वहां जब आ गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट, आप देखो ध्यान से बोर्ड पे बेटा, एक तो तुम्हें जब मैं पढ़ाता हूं तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, और जब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो तुम क्रांतिकारी बने हुए हो। ये सब करना है बेटा, अगर देखो मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये सब करना है तो बहुत सारे टीचर आएंगे, एक आध टीचर आ भी रहे हैं, खासकर इनऑर्गेनिक के। मैं तो कहता हूं पढ़ के देखो, थोड़ी वैल्यू पता लगे, है ना? पढ़िए तो वैल्यू पता लगेगी, राइट? नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार टीचर ही तो हैं, क्या है। फिजिक्स से पढ़ के पता लगा ना, तो इसीलिए कहते हैं कि पुराने वाले बहुत अच्छे थे, राइट? अब आपको लगा होगा कि हाँ हम तो कुछ भी, है ना? कोई इंसान कोटा वोटा में पढ़ा के 14-15 साल से, 8 साल से, 10 साल से आपको पढ़ा रहा होगा, तो ऐसा नहीं कि वो खराब पढ़ा रहा होगा। इट्स जस्ट दैट कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसी चैप्टर में मैच नहीं हुई। एंड स्टॉप कंपेरिजन कि उन्होंने तो वैसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, है ना? फिजिक्स का मार्क्स भी हम लोगों ने एनालाइज किया, वो अच्छा जा रहा था, एवरेज मार्क्स आपके फिजिक्स से बढ़ रहे थे। पता नहीं कहां से आपके मन में क्रांतिकारी कीड़ा आया और आपने कहा कि हमें नया टीचर चाहिए। अब ये होगा कि भाई आपको पता लग रहा है कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा था पुराना वाला ऑप्शन, राइट? इसीलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा क्रांतिकारी ना बनिए, पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस रखिए, राइट? अब कई लोगों को लेकर दोनों ही खराब है भाई, तो अब टीचर कैसे, नया थोड़ी टीचर बना पाओगे यार आप। खैर चलो इधर आ जाओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है। थर्ड चीज जो है यहां पे, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा या नहीं होगा, इसके डिस्कशन कर रहे थे। आपके हिसाब से पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लो यहां पे मैं NCl3 लिख रहा हूं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, है ना? और यही क्वेश्चन आएगा और यही एग्जाम्पलर में है और यही गलत करोगे, -1। देखिए ध्यान से, क्या यहां पे आप ऐसे मत करो यार, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा हो रिलेट करना स्टार्ट करो। क्या ये लोन पेयर दिख रहा है? क्या ये सराउंडिंग एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है? तो क्या ये बेटा बैकबॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? डोनर एटम क्या सेकंड पीरियड का है? एक्सेप्टर क्या सेकंड और थर्ड में से कुछ भी हो सकता है? क्या ये बैकबॉन्ड बन गया? तो अब बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 3। लोन पेयर अब बचा क्या? तो 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर क्या होता है? तो 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, NCl3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाँ अगर मैं आपसे पूछ लूं NH3, आप बताओ, अब तो इसमें बैकबॉन्ड नहीं होगा, लेकिन NCl3 आए तो क्या बैकबॉन्ड होगा? उसी तरह पूछा जाता है बेटा SiH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? CH4 का बड़ा भाई SiH4, उसके नीचे वाला। तो जैसे कार्बन के पास H4 होता है, वैसे ही सिलिकॉन के पास 4 हाइड्रोजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर पूछ, जैसे NCl3 था वैसा ही बेटा SiCl4। अब बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp3 sp3d क्या? sp
अब यहां पे देखो, क्या सिलिकॉन आप बनाओ सेंट्रल एटम, 4 क्लोरीन है, सराउंडिंग एटम होगा? अब ना तो डोनर एटम सेकेंड पीरियड का है, तो डोनर एटम अगर सेकेंड पीरियड का नहीं है तो बैकबॉन्ड नहीं होगा, बैकबॉन्ड नहीं होता नॉर्मल चलेगा। लेकिन वो एग्जांपल्स जहां पे बेटा सेकेंड पीरियड का डोनर एटम है, जब जब बेटा सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का आए, ध्यान दे देना, वहां बैकबॉन्डिंग हो सकता है। जब जब लोन पेयर हो सेकेंड पीरियड पे और वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो सर अपना सेंट्रल एटम, तो क्या वो बैकबॉन्ड हो सकता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे, अगर मैं लिखता हूं बेटा NCl3 के बजाय NF3, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? तो NF3 में क्या आपके पास F F F बनेगा और लोन पेयर है, क्या यहां बैकबॉन्ड हो सकता है? नहीं, नहीं होगा ना भाई। वैकेंट ऑर्बिटल का है फ्लोरीन के पास, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो जितने सिग्मा उतने लोन पेयर अभी भी है, क्या sp3 ही रहेगा। एनसीईआरटी में बेटा यही एग्जांपल है जिसको मैंने हाईलाइट करके लिखा है, इसी का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। NCl3 देखने में लग रहा है sp3 होगा, बट होता क्या है sp2। ये याद रख लीजिएगा, 2 बार एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर में, 2 बार डायरेक्ट व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, और 4 ऑप्शन दिए थे, और पहला लिखा होता है sp3, है ना, फर्स्ट लिखा होता है sp3, और आप sp3 ही करोगे एग्जाम में भी, अगला वाला आने दो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है। अब वापस सुनिए भाई, BF3 का आपने एग्जांपल लिया था, BF3 में आपने पार्शियल डबल बॉन्ड बैक बॉन्ड बना लिया था। हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था बेटा BF3 का? बैक बॉन्ड से पहले क्या था, बैक बॉन्ड के बाद क्या है? यहां तो हाइब्रिडेशन नहीं बदल रहा है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जहां पे बैक बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडेशन बदलेगा, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जहां पे हाइब्रिडेशन की वजह से, जहां पे बैक बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडेशन नहीं बदलेगा। तो जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी हमेशा बढ़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन को आप लेके कमेंट नहीं कर सकते। इट मे और मे नॉट चेंज। बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन कुछ कंपाउंड में तो बदल गया, sp3 था sp2 हो गया, बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां पे हाइब्रिडाइजेशन सेम रह गया, नो चेंज। तो हाइब्रिडाइजेशन मे और मे नॉट चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैक बॉन्ड से कभी कभी कुछ कुछ कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा, बट कुछ कुछ कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगा। हाइब्रिडाइजेशन मे और मे नॉट चेंज, या तो हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा या तो नहीं बदलेगा। हम कमेंट करके नहीं बता सकते कि बदलेगा ही और नहीं बदलेगा ही, वो चेक करना पड़ेगा आपको। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉन्ड एंगल बदलेगा नहीं बदलेगा? बॉन्ड एंगल बदलेगा? आइए सोचते हैं। अब मैं वापस से NCl3 का एग्जांपल लेता हूं। क्या यहां पे 109 के आसपास वाला बॉन्ड एंगल था sp3, क्या यहां 120 हो गया? बदल गया ना। फिर से BF3 देखो, क्या पहले भी 120 था, अब भी 120 है? तो बॉन्ड एंगल बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। बॉन्ड एंगल पे कोई आप वो नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते। तो बॉन्ड एंगल मे और मे नॉट चेंज। एक लास्ट इसका पूछा जाता है कि बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़े। बॉन्ड लेंथ क्या होगा BF बॉन्ड का या इन बॉन्ड्स का बैक बॉन्ड की वजह से? तो क्या बैक बॉन्ड की वजह से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है? तो क्या बॉन्ड लेंथ छोटे की तरफ हो रहा है? तो जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही बॉन्ड लेंथ हमेशा डिक्रीज होगा। बस ये 5 फैक्टर्स आपको बॉन्ड लेंथ से पढ़ना है, ऑलवेज डिक्रीज। ये लिख लीजिए और ये जो एग्जांपल्स हैं उसको बना लीजिए, ठीक है। बार बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है इन एग्जांपल्स पे कि ड्यू टू बैक बॉन्ड व्हाट आर द चेंजेस इन अ कंपाउंड। पूछ लेगा हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा, पूछ लेगा बैक बॉन्ड बदलेगा, बॉन्ड एंगल बदलेगा, बॉन्ड लेंथ बदलेगा, ये सब पूछा जाता है। और समझ समझ के लिखिए, कुछ भी रट्टाफिकेशन इसमें नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्ड। अब ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पॉइंट, जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए। अब इसका एप्लीकेशन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ जाएगा वो पढ़ते हैं। पहले लिख लो इसको।
बाहर बेटा मौसम इतना शानदार हो रहा है। ये है बाइक वाला मौसम। बाइक लगाओ, मस्त। बाइक वाला नहीं है ये। तुम वैसे भी बाइक वाइक पे ना चलो, स्विगी वाले समझेंगे सब पीछे से, है ना। और वैसे भी तुम्हारे बैग वैग ऐसे ही बड़ा सा दिखता है। कभी तुमको कोई टोक के डिलीवरी नहीं मांगा? दोस्त लोग बोलते होंगे, ऑर्डर नंबर पूछ लेता है। नाइस नाइस। बेटा ड्रेस बदलो मेडिकल कॉलेज में जाके, यहां नहीं। हाँ मुझे पता है, तभी मैं बोल रहा हूं। नहीं, रेजोनेंस की वजह से थोड़ी हो, बैकबोन की वजह से हुआ। नहीं क्यों, जरूरी थोड़ी है सराउंडिंग एटम अपना लोन। सेंट्रल एटम से भी हो सकता है। एक क्वेश्चन है, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ इन BF3 एंड BF4 माइनस। कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन BF3 एंड BF4 माइनस। BF4 माइनस ज्यादा होगा। सब कुछ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सारे कंपेयर कर लीजिए। ऑल हाइब्रिडाइजेशन, ये पांचों के पांचों फैक्टर आपको डिस्कस करना है BF3 एंड BF4 में। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिखो, कंपेयर बॉन्ड पैरामीटर्स इन BF3 एंड BF4 माइनस। आपके पास बॉन्ड पैरामीटर्स को बेटा कंपेयर करना है। कंपेयर बॉन्ड पैरामीटर्स इन BF3 एंड BF4 माइनस। आपको कंपेयर करना है इन दोनों के बारे में। जरा ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना, BF3 और BF4 माइनस में। जब आप BF3 की बात करोगे तो बोरोन आपका सेंट्रल एटम है और 3 फ्लोरीन है, और हमें अभी तक तो पता लगी गया है कि BF3 में बेटा आपके पास बैकबॉन्ड होता है, और बैकबॉन्ड की वजह से बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है BF3 में। बट जैसे ही मैंने BF4 माइनस बनाया, BF4 माइनस बना कैसे होगा जरा ध्यान से। BF3 अपना आराम से बेटा ट्राइगोनल प्लेनर बनाया होगा ऐसे ही। F माइनस जिसके पास लोन पेयर ही लोन पेयर है, F माइनस जिसके पास लोन पेयर ही लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा? बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे देगा? यहां पे बेटे BF3 में क्या आपके पास बैक बॉन्ड नजर आ रहा है, और वहां पे मेरे बच्चे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहा है? बैक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बनाता है, पाई बनाता है? सिग्मा। और बैक बॉन्ड क्या बनाता है? पाई। सिग्मा बॉन्ड क्या बड़ा होता है, और पाई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या छोटा हो जाता है? तो लिख लीजिए, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वाले का, BF4 माइनस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू BF3। बॉन्ड एंगल की मैं अगर बात करूं तो बताना जरा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कैसे देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन से। तो भाई यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 3 सिग्मा बॉन्ड। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड। तो sp2 का कितना होता है? 120, और sp3 का कितना होता है? 109। तो ज्यादा कौन है? BF3 का। तो अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो BF3 का ज्यादा है एज कंपेयर टू BF4 माइनस। अगर मेरे से बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लिया जाए, कौन मजबूत है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या BF3 मजबूत हो गया? अगर मुझसे पूछा जाए बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली जो स्ट्रांग होगा उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो BF3 आंसर आएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी परसेंट एस कैरेक्टर पूछा जाए, मान लो किसका परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, किसका ज्यादा है? क्या BF4 माइनस का ज्यादा है क्या?
BF3 का, तो BF3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर, क्यों भाई? क्योंकि इसका होता है बेटा आपके पास sp3, sp3 होता है तो कितना हो गया 25%। अच्छा sp2 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका कितना हो गया आपके पास परसेंटेज, कितना निकलता है sp2 का? 33% आता है। इसका sp3 का कितना आ जाता है 25%। तो किसका परसेंटेज ज्यादा है? तो हाइब्रिडाइजेशन से परसेंटेज पूछ लेगा डायरेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन ना पूछ के, बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा, बॉन्ड एंगल पूछ लेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लेगा, बॉन्ड एनर्जी पूछ लेगा, पूछेगा आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कंपेयर करके बताइए व्हाट विल बी द बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। बॉन्ड लेंथ स्पेसिफिक होना चाहें तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड, सॉरी BX बॉन्ड, बोरोन और हैलोजन का बॉन्ड की बात कर रहा है, मतलब BF, BCl, BBr, BI में किसका बड़ा है बॉन्ड लेंथ और किसका छोटा है। विच बॉन्ड लेंथ इज बिगर एंड विच बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, आपको बताना है इसमें किसका ज्यादा होगा। BI3 का ज्यादा होगा ऑब्वियसली बेटा, यहां बैकबोन से तो और छोटा हो जाएगा ना सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली इसके पास देखो बोरोन क्या सेकंड पीरियड का है और फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है। बोरोन आपका सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, बड़ा हो गया। बोरोन आपका सेकंड पीरियड का है, ब्रोमीन और बड़ा हो गया। यहां पे सेकंड पीरियड का है क्या, ये और ज्यादा बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम जा रहे हो साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपके पास यही होने वाला है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हो गया तो आप उल्टा तो कर ही लोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सब उल्टा होता है बॉन्ड लेंथ के। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, दो जगह हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है ऑफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास NCH3 होल थ्राइस, और दूसरा है बेटा NSiH3 होल थ्राइस। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा NCH3 होल थ्राइस का और NSiH3 होल थ्राइस का? sp3 है, देखते हैं। NCH3 होल थ्राइस में क्या ये लोन पेयर है? यहां पे आपके पास CH3 है, यहां पे CH3 है, और यहां पे CH3 आएगा पहला। यहां पे बेटे N पे लोन पेयर है, यहां पे आपके पास SiH3 है, यहां पे बेटे SiH3 है, और यहां पे बेटे आपके पास SiH3 है दूसरा। क्या आपको एक चेंज नजर आ रहा है दोनों कंपाउंड में? पहले वाले कंपाउंड में कार्बन बेटे सेकेंड पीरियड का है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन दूसरे कंपाउंड में क्या वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा? और वैकेंट ऑर्बिटल है तो डोनर देखो सेकेंड पीरियड का है, एक्सेप्टर सेकेंड और थर्ड में से कुछ भी हो सकता है। क्या यहां पे बैकबॉन्ड बनेगा? और बैक बॉन्ड बन गया तो क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं बदली, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बदल गया, sp2 हो गया। तो ट्राई इसको बोला जाता है बेटा ट्राई मिथाइल अमीन। जब आप एग्जाम्पलर खोलोगे तो वहां पे दिखेगा ट्राई मिथाइल अमीन एंड ट्राई सिलाइल अमीन, जैसे मिथाइल बोलते हैं ना वैसे ही सिलिकॉन को सिलाइल बोलते हैं। ट्राई मिथाइल अमीन एंड ट्राई सिलाइल अमीन।
सिलिकॉन का है सिलाइल, जैसे कार्बन का मिथाइल होता है वैसे सिलिकॉन का सिलाइल। ट्राई मिथाइलअमीन एंड ट्राई सिलाइलअमीन में हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन ट्राई मिथाइलअमीन एंड ट्राई सिलाइलअमीन? कंपेयर बॉन्ड एंगल। हो गया यहां तक? तो बैक बॉन्डिंग के ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हैं, पर वही ध्यान रखना है कि डोनर एटम अगर सेकंड का है, एक्सेप्टर थर्ड का है, या सेकंड थर्ड में से कोई भी है, तो बैक बॉन्ड हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि डोनर सेकंड ही हो, मतलब सराउंडिंग एटम ही डोनेट करे या सराउंडिंग एक्सेप्ट करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि डोनर जो है वो सेकंड का होना चाहिए, एक्सेप्टर सेकंड या थर्ड पीरियड में से कुछ भी हो सकता है। अब एक जेई मेंस का क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, करें? हो गया ना सबका? कंपेयर बॉन्ड एंगल। बैक बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड अच्छा सवाल आया। इसमें बैक बॉन्डिंग भी है, VACPR भी है। सबसे पहला वो दिया है NCH3 होल थ्राइस, पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड उसने दिया, पहला कंपाउंड लिख लो आप, NH3 ही दे दिया, चलो। दूसरा कंपाउंड दे दिया वो NCH3 होल थ्राइस। तीसरा कंपाउंड दिया NSiH3 होल थ्राइस। फिर दे दिया NC2H5 होल थ्राइस, NC3H7 होल थ्राइस। कंपेयर बॉन्ड एंगल। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, पर बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या लग रहा है आपको क्वेश्चन देख के? कैसे सॉल्व होगा? बैक बॉन्ड से, रिपल्सन से? आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने अमोनिया बनाया NH3, तो छोटा छोटा हाइड्रोजन 3 है, आराम से फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने NCH3 बनाया, तो क्या बेटा अब CH3 एक बल्की ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप होते हैं सारे के सारे, और क्या यहां पे रिपल्सन लग रहा है? बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने NSiH3 लगवाया, तो क्या अब वैकेंट ऑर्बिटल आने लगा, और वैकेंट ऑर्बिटल के आने से क्या बैक बॉन्डिंग हो जाएगा? बहुत सही बात है, इसमें तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा SiH3 में, है ना? यहां पे आप अलग से दर्शा लीजिए कि भाई यहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये sp3 था, बट ये sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद देख लो, N वहां पे दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। N, अब मान लो यहां पे बेटा इथाइल लगा दिया, C2H5 को ET लिख सकते हैं, इथाइल, इथाइल लगा दिया, और यहां पे बेटे आपके पास PR लगा दिया, यानी कि प्रोपाइल लगा दिया। अब बता दो भाई, ना ET में आपका बैक बॉन्डिंग हो रहा है कार्बन में, ना यहां वाले कार्बन में, कार्बन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, बैक बॉन्डिंग नहीं, बैक बॉन्डिंग केवल एक जगह होगा। क्या सबसे ज्यादा, देखो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, नो बैक बॉन्डिंग। यहां भी sp3 है, नो बैक बॉन्डिंग। यहां sp2 हो चुका है, ये भी sp3 है, और ये sp3 है। तो sp3 का बॉन्ड एंगल क्या 109 होता है, और sp2 का बॉन्ड एंगल क्या ज्यादा हो जाता है 120? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो इसी का होगा, बैक बॉन्ड वाले का, 120 हो गया। अब बाकी में कंपेयर करो, तो क्या आपको पता है बैक बॉन्ड में, एक तो देखें ध्यान से, क्या यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन लग रहा है ऊपर से? यहां पे भी लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन लग रहा है, यहां पे भी लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन लग रहा है, और क्या यहां पे भी लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन लग रहा है? तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन तो सब जगह लग रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन तो सब जगह लग रहा है, उससे डिसाइड नहीं होगा। अब हमें आगे सोचना होगा। अब देखो, क्या सराउंडिंग एटम बेटे बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स है तो रिपल्सन नहीं करेगा। लेकिन क्या आप बल्कि ग्रुप आ गए तो अब आपस में रिपल्सन करेगा, आपस में रिपल्सन करेगा, तो ये इसको धक्का मारेगा, उसको धक्का मारेगा,
और जब एक दूसरे से रिपेल करेगा तो क्या बॉन्ड एंगल ऐसा था ऐसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले बॉन्ड एंगल ऐसे था, पास पास में था, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ गया। अब देखो क्या ये ग्रुप उससे भी बड़ा है, तो क्या ये और ज्यादा रिपल्सन मारेगा, तो क्या ये और ज्यादा दूर भगाएगा, तो क्या इसका बॉन्ड एंगल और बढ़ गया। सिमिलरली इसमें तो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा रिपल्सन है, सबसे ज्यादा रिपल्सन है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा बॉन्ड। तो आपके पास N C2 C3H7 वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लग रहा है बेटा आपके पास रिपल्सन, किसमें, बल्कि ग्रुप। रिपल्सन बिटवीन बल्कि। जेई के क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही आते हैं, है ना, कि एक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, एक क्वेश्चन में कम से कम 2 कॉन्सेप्ट लगेगा। एक मेरा स्टूडेंट इस साल गया है, कल ही बात हुई थी उससे, तो वो गया है उसमें आपने सुना था ना एक कॉलेज ओपन हुआ था आईआईटी अबू धाबी, आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में, वो अलग बात है। मैं एमबीबीएस वाले की बात कर रहा हूँ। आईआईटी खड़गपुर ने अनाउंस किया था एक एमबीबीएस प्रोग्राम, है ना, इस साल उसमें एडमिशन भी हो रहा है। उसकी काउंसलिंग जिसको पता है वही करा रहा है, काउंसलिंग में भरोगे तभी तो आईआईटी खड़गपुर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो काफी चीजें बेटा आपके काउंसलिंग पे डिपेंड करती है। काउंसलर, मेरे पास एक अच्छा काउंसलर, पैसे अच्छा लेता है, लेकिन अच्छा कॉलेज उसको पता है कैसे दिलाना होता है, क्योंकि ही इज इनटू काउंसलिंग ओनली। पिछले 15 साल से वो काउंसलिंग कर रहा है। एक किसी ब्रांड के साथ जुड़ा भी हुआ है, तो वो नहीं बताना अच्छा रहेगा, लेकिन आप पर्सनली मिलोगे तो मैं उसका नंबर दे दूंगा, तो आप कर सकते हो उससे, है ना। आप पहले एग्जाम दे लो, पहले तो काउंसलिंग कराने लायक बचो, है ना, तब उसका नंबर काम आएगा। 150 में तो कुछ नहीं मिलेगा ना ऑब्वियसली, है ना। अभी इस काउंसलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 नंबर पे आपको मेडिकल कॉलेज दिला देगा, नंबर तो होना चाहिए ना, तब वो चॉइस। हाँ, एक वो है, आज मैंने स्टेटस भी लगाया है, उसको भी मिला, उड़ीसा का कॉलेज मिला है, ओशिन, 17 साल का बच्चा, सोचो आप, 17.5 ईयर्स, कॉलेज मिल गया उसको। इस साल ही 12 दिया, इस साल ही वो हुआ, और लास्ट ईयर भी देता तो हो जाता, बट लास्ट ईयर उसका एज ही नहीं हो रहा था। इस साल दिया, 666 नंबर है, हालांकि वो हमारा पढ़ा हुआ बच्चा है, सब टेस्ट वेस्ट हमारे पास है, बट अब कहीं और दिख रहा है, समझ ही गए होंगे। तो बट ऐसा होता है, एक एक अतरंगी बच्चा था, ऐसी बहुत शैतान टाइप क्लास में, है ना। पोलार्ड कौन है ये बताओ जरा, पोलार्ड कौन है। क्रिकेटर तो है वो, तो ठीक है, चलो ठीक है। तो वो उस लड़के का एम वो था, एम्बिशन था कि मैं ना थोड़े बीच बीच टाइप पे रहूं, गोवा में जाऊं या वैसा रहूं। उसको मेडिकल करना नहीं है, उसके फादर का बड़ा बिजनेस है, तो वो चला गया है अंडमान निकोबार, वहां का मेडिकल कॉलेज। मैंने कहा यार क्या चूज किया उसने, एक ही कॉलेज भरा था वो, सोचो एक कॉलेज भरा था, उसमें यूपी का है वो, बनारस का। उसके पापा का लेदर बिजनेस है, बहुत कुछ इंडिया में बड़ा बड़ा सा बिजनेस है। बस उसको डिग्री लेना है कि हमें डॉक्टर है, परिवार वालों को पसंद है, तुम करना तो उसको लेदर बिजनेस ही है ना। मैंने कहा वेटनरी का डॉक्टर बन जा, कुछ तो समझ में आता, लेदर वेदर का बिजनेस है। तो अब वो लिया है अंडमान निकोबार जाके, है ना। फिर वो वहां से, अब जो जिनको कॉलेज मिल जाता है वो कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर वो फोटोज भेजा, जैसे तुम्हारे यहाँ चलता है स्नैप, है ना, चलता है ना तुम लोगों की उम्र में, हमारे यहाँ वो जाके कॉलेज भेजा करते हैं, कॉलेज से सर ये देखो हम यहाँ आ गए, शिप पे बैठा हुआ है, वहां से फोटो भेज रहा है कि सर यहाँ से मेरा कॉलेज दिखता है। मैंने कहा कॉलेज जाओ, तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब तो अभी पहले घूमेगा वो पूरा अंडमान निकोबार, तो कितनी अच्छी जिंदगी होगी उसकी, है ना। तो आप लोग पढ़ाई कर लो, काउंसलर तो आपके पास अच्छा लगेगा ना। अंडमान निकोबार में जनरली फैकल्टीज मिलते नहीं, ये भी बता दूं, फैकल्टी जाते नहीं उतना दूर पढ़ाने के लिए, डिग्री की जरूरत है। बाकी तो तुम वही करोगे कि 3 दवाई है बस, देखा है ना वीडियो कि 3 दवा है, अगर आपको ठंडा लग रहा है तो हम बस वो लगा देते हैं इंजेक्शन, बॉडी गर्म हो जाती है। देखा होगा ना वो झोला छाप डॉक्टर, ललन टॉप पे आया भी था वो, बड़ा फेमस है वो, बिहार का ही है भाई वो, है ना। और ऐसे हर गांव में मिल जाएंगे आपको, चौक चौराहे पे एक, जिसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन वो 4-5 महीने किसी डॉक्टर के साथ रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन है। और इस चक्कर में कितने बेचारे मर जाते हैं डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के उसमें,
गलत इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ भी कर दिया। उनके पास एक दवा है जो कॉमन है, डोलो 650 हमेशा मिलेगा उनके पास। बुखार है डोलो 650, सरदर्द है डोलो 650, उल्टी आ रही है डोलो 650। ये फिक्स फिक्स है उनका, पता नहीं कुछ तो है। हाँ भाई, इधर इधर भाई, मेरी मेरी क्लास है ऑनलाइन में, चलो थैंक यू।